हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी बोर्ड परीक्षा की। जैसा कि 22 फरवरी से आप लोगों का बोर्ड परीक्षा है और 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है। तो 27 फरवरी को जो आपका मैथ का पेपर है, मैं उसी का एक एक्सपेक्टेड पेपर लाया हूँ। ठीक है कि इसमें से आप जान लो 70 से 80% सवाल बस इसी पेपर से आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर आपका विकल्प वाला होता है और 50 नंबर आपका वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप पेपर देखेंगे डायरेक्ट बिना समय वेस्ट किए। तो इसमें देखिए आपका पहला सवाल है, बोला है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो यहाँ आपका देखिए 144 है आपका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 से भाग देंगे 14 में 7 आएगा और ये आपका 2 आएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6, एक बच्चा 12, 2 से 12, इससे आपका 18 आएगा। भाग देंगे 9 आएगा, 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 से भाग देंगे 1 आएगा। तो 144 आपका हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए इसमें 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 हो गया गुड़ी। 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 का पावर 2 हो गया। अब यहाँ जैसा कि सवाल में पूछा था घातों का योगफल, तो यहाँ देखिए लिखेंगे घातों का योगफल बराबर, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2 है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। फिर आपका दूसरा सवाल है, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहाँ a का मान 0 नहीं है के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ का आकार होगा। तो देखिए यहाँ देखिए x² - 6x + 9 आपका है। ठीक है, तो इसका हमको ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले x बराबर -2 रखा, जब इसमें x बराबर -2 रखेंगे तो इस पूरे का मान आएगा, यानी y का मान आएगा 25। फिर हमने क्या रखा, x बराबर -1 रखा पूरे में। ठीक है, तो इस पूरे का मान आया 16, यानी y का मान कितना आया 16। ऐसे सब बिंदु को हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 8/25 लिया है, 7/16 लिया है, 6/9 लिया है, सभी बिंदुओं को ऐसे मिला दिया है। तो मिलाने पर देखिए ये यू आकार का नहीं बना है, तो जो यू आकार का बना है उसी को बोलते हैं परवलय। यानी द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है परवलयाकार का होता है। परवलयाकार क्या होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर यू का जो मुंह हमारा है अगर ऊपर की तरफ है, तो यानी यहाँ पे जो ए होगा वो प्लस होगा। जब ए का मान प्लस हो तो यू हमारा ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर जब हमारा ए का मान माइनस में हो तो यू का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। फिर आपका ये तीसरा सवाल है, के किस मान के लिए kx + y बराबर k² और x + ky बराबर 1 के अनेक हल होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब ये समीकरण आपका है, जब यहाँ पर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के बराबर हो c1/c2 के, तो उनके अनेक हल होते हैं, उनका ग्राफ संपाती होता है, और ऐसे समीकरण को संगत आश्रित समीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो उनके अनेक हल होते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, देखो दोनों समीकरणों को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर a1/a2 देखिए, तो a1/a2 ये a1 होता है, ये a2 होता है, यानी k/1 बराबर b1/b2, तो b1 का मान 1 है, b2 का मान k है, बराबर c1/c2, तो c1 का मान k² है और c2 का मान हमारा 1 है। अब हमने क्या किया, देखिए मैंने इन दोनों समीकरणों को ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए k और k का गुणा करेंगे, k² हो जाएगा, 1 में 1 होगा, तो k लिख दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा +-1। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को ले लेंगे, तो 1 में 1 और k का गुणा k² में करेंगे, k क्यूब हो जाएगा। तो अगर ये क्यूब है, जब इधर आएगा क्यूब रूट हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है। अब हमको देखो दोनों समीकरणों में से k का ऐसा मान लेना है, जो दोनों में हो। तो देखिए +1 यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है, यानी k का जो अंततः मान होगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। फिर आपका देखिए चौथा सवाल कहा है
यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है। मूल कैसे हैं? समान है। तो हम जानते हैं जब मूल समान होते हैं तो क्या होता है, देखिए तो हम जानते हैं, देखिए अगर मूल समान होते हैं तो लिखते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर मूल वास्तविक हो तो लिखते हैं b² माइनस 4ac बराबर और ग्रेटर देन 0। अगर मूल वास्तविक के साथ साथ असमान हो तो b² माइनस 4ac का जो मान होता है 0 से बड़ा होता है। अगर मूल वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक जब होता है तो b² माइनस 4ac का जो मान होता है वो 0 से क्या होता है? छोटा है। तो यहाँ कहा है कि मूल कैसे समान है, तो हम जानते हैं जब मूल समान होंगे, मूल तभी समान होंगे जब b² माइनस 4ac का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ b का मान b है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4 और a का मान a है, c का मान c है बराबर 0। b² मैंने लिख दिया, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए b² लिख दिया है और 4a क्या है? गुणा, तो क्या हो जाएगा? भाग। हमको क्या निकालना? c का मान, यानी c का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा b² अपन 4a। फिर आपका 5वां सवाल कहा है के किस मान के लिए ये पद और ये पद समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो हम जानते हैं कोई भी आपका 3 पद है अगर समांतर श्रेणी में है तो उनका सारवंतर कैसा होगा? बराबर होगा। देखिए जैसे आपका 7, 11, 15, 19 है। देखिए तो यहाँ घटाइए, 11 में 7 गया 4, 15 में 11 गया 4, 19 में 15 गया 4, यानी यहाँ पर जो ये अंतर बराबर नहीं है तीनों के, तो इसको सारवंतर कहा जाता है। जब सारवंतर बराबर होता है तो कहा जाता है कि किसमें? समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है k + 9, 2k - 1 और 2k + 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा और ये आपका a2 हो जाएगा और ये आपका a3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी में है तो पक्का सारवंतर बराबर होगा। तो यहाँ देखिए सारवंतर होता क्या है कि अगले में से पहला घटा दो यानी a2 माइनस a1 और फिर अगले में से पहला घटा दो यानी a3 माइनस a2। मैंने ये बना दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो a2 का मान कितना है? 2k - 1 है, माइनस लगा दिए। a1 का मान है k + 9 है, ब्रैकेट में कर दिए क्योंकि आगे माइनस है, बराबर किए। a3 का मान है 2k + 7 है, माइनस लगा दिए। a2 का मान है 2k - 1। अब यहाँ देखिए 2k - 1 मैंने लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस के है माइनस के हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2k + 7 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 में देखो 2k है, ये माइनस के है तो घटाएंगे इन दोनों को, के हो जाएगा और -1 - 9 साइन सेम है, साइन एक बार लिखो, जोड़ दो, 1 9 10। फिर यहाँ पे देखिए 2k ठीक है, प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल हो जाएंगे और 7 1 8। तो k मैंने लिख दिया, 8 लिख दिया, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी k का मान आ गया आपका 18। फिर आपका 6वां सवाल है बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की निकालो दूरी। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया। x2 का मान कितना है? -a है, माइनस लगा दिया। x1 का मान कितना है? a है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस लिखा। y2 का मान कितना है? -b है, माइनस y1 का मान कितना है? b है, तो स्क्वायर रूट लगा दिया। माइनस से साइन सेम है, साइन एक बार लिखो, जोड़ दो, तो 1 1 2 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन सेम है, साइन एक बार लिखो, जोड़ दो, 1 1 2, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट लगा दिया। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। अब देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 को हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो कॉमन मतलब होता है क्या है कि ब्रैकेट के बाहर लिखो, उसी से भाग दे दो। तो भाई इसमें आप भाग देंगे, 4 4 कट जाएगा, a स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा, 4 4 कट जाएगा, b स्क्वायर आएगा। अब ये स्क्वायर रूट 4 पर भी लगेगा, तो जब 4 पे लगेगा 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट इस पर हो जाएगा, तो यानी आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस बात का ख्याल रखेंगे कि देखिए अगर आपका प्लस में है और माइनस में है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपका क्या है गुणे में है या भाग में है तो क्या होता है, जो स्क्वायर वाला होता है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो ए बी हो जाएगा। और a स्क्वायर बटे b स्क्वायर यानी डिवाइड में है तो आपका ये क्या होगा, स्क्वायर वाला आपका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हो जाएगा a/b।
फिर आपका देखिए सातवां है, कहा यदि बिंदु ये -6, 5 और R -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P इन ब्रैकेट A/3, 4 है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जैसे ये मान लो ये एक बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी A है और यहाँ से A की दूरी A है, तो यानी बीचों बीच में है, तो बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। अब जैसे इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है, तो इसका मध्य बिंदु निकालना कैसे निकाला जाता है, देखिए इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा था, यदि बिंदु Q यहाँ पे -6, 5 और R -2, 3 इनको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, P है, जिसका निर्देशांक है A/3, 4 है, तो कहा है A का मान निकालो। तो देखिए अभी आपको बताया गया है कि मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है कि इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा बटे 2। अब यहाँ देखिए मध्य बिंदु तो मैंने लिख दिया A/3, 4 लिख दिया। अब x1 का मान कितना है, -6 है, प्लस x2 का मान कितना है, -2 है, बटे 2 लिख दिया, कामा y1 का मान कितना है, 5 है, प्लस y2 का मान कितना है, 3 है, बटे और 2 लिख दिया। अब यहाँ देखिए -6 लिखा, -2 लिखा, बटे 2 लिखा, 5 3 8, 8 बटे 2 लिखा। तो साइन सेम है, साइन एक बार लिखो, जोड़ दो, 6 2 8, 8 बटे 2 और 8 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 4। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि जैसा कि हमको A का मान निकालना था तो क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। अब यहाँ देखिए अगर दो बिंदु बराबर हैं, दो बिंदु बराबर कब होंगे, जब इसका भुज इसके भुज के बराबर हो, इसका कोण इसके कोण के बराबर हो। तो इसका भुज A/3 इसके भुज के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो A मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस हो गया, माइनस लिख दिया है, 2 से 8 में भाग देंगे 4 आएगा, और 3 यहाँ भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो -12, यानी A का मान हो गया -12। फिर आपका देखिए ये 8वां सवाल है, कहा यदि A P, 4 B 7, 3 C 6, 1 D 8, 2 क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो P का क्या निकालना है, मान। तो देखिए समांतर चतुर्भुज मैंने खींच दिया, A वाला कितना था, P, 4 B वाला 7, 3 C वाला 6, 1 D वाला -2, 3। एक बात का ख्याल रखेंगे कि A B, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, C यहाँ लिखते, ऐसा नहीं होता, A B C D मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर ये बोला कि समांतर चतुर्भुज है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो बीकड़ नहीं होते हैं, ये बीकड़ ये क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये दोनों, ये वाला इसके बराबर हो जाता है, ये वाला इसके बराबर हो जाता है। तो देखो ये वाला इसका मध्य बिंदु हो जाएगा और ये वाला इसके लिए ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं कि बीकड़ AC का मध्य बिंदु, बीकड़ AC का मध्य बिंदु बराबर बीकड़ BD का मध्य बिंदु लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, बीकड़ AC का मध्य बिंदु, देखो एक बार A को देखेंगे, एक बार C को देखेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, देखिए इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा बटे 2 बराबर बीकड़ BD। अब B को देखेंगे, D को देखेंगे, देखो इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा बटे 2। तो यहाँ देखिए P में तो 6 जोड़ेगा नहीं, इसको लिख देंगे, बटे 2 लिख देंगे, 4 1 5, 5 बटे 2, ये हो जाएगा 7 8 15, 15 बटे 2 और 3 2 5, 5 बटे 2। अब इसको मैंने लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे हमको जैसे कि P का मान निकालना था, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं दो बिंदु बराबर तभी होंगे जब उसका भुज उसके भुज के बराबर हो, कोट कोट के बराबर हो। तो मैंने क्या किया, इस वाले को भुज के बराबर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो P + 6 का मान 15 है, तो P का मान हो जाएगा 15 लिख देंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो P का मान कितना हो जाएगा 9। फिर आपका सवाल नंबर 9 है, लिखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए मैंने लिख दिया 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 का 1 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, और हम जानते हैं कि tan 45 यानी tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। यहाँ स्क्वायर लगा दिए, अपान किए 1 का 1 प्लस का 1, और tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगा दिए, तो 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 यानी 1 हो जाएगा, बटे 1 लिख दिया मैंने, प्लस लिख दिया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 तो यानी 1 हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0, 0 बटे 2 मतलब 0, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया।
फिर आपका देखिए सवाल नंबर 10 कहा है टेन थीटा बराबर A/B, तो इनका बटे इनका मान निकालिए। तो देखिए हम जानते हैं टेन थीटा बराबर A/B दिया है, और टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, और हमको इसका मान निकालना है। तो यहाँ देखिए लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमको निकालना है, लंब का मान देखिए A दिया है, मैंने A लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस किया, आधार का मान B दिया है, B स्क्वायर लगा दिया, कर्ण लिख दिया है, इसको लिख दिया, स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, तो कर्ण का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए B का B लिखा, और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, माइनस A कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बटे B साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, प्लस A लिखा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए B का तो मैंने B लिख दिया, और लंब का मान कितना है, लंब का मान A है, लंब का मान A है, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान है करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर मैंने माइनस लिखा, A लिखा, और भाई आधार का मान कितना है, आधार का मान आपका B है, और ये कर्ण का मान कितना है, करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बटे लगा दिया, B का B लिखा, और लंब का मान है, लंब का मान A है, और ये कर्ण का मान है करड़ी में स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर मैंने प्लस लिख दिया, A लिख दिया, आधार का मान कितना है, आधार का मान B है, और कर्ण का मान कितना है, करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखो, देखो ये लिखा है AB अपान करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी क्या लिखा है, AB करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो भाई सेम सेम है, घट नहीं जाएंगे, जब घटेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और 0 बट्टे ये लिखा है, तो 0 में इसमें भाग देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। फिर आपका देखिए सवाल नंबर आपका 11वां है, कहा है यदि किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य को, समांतर माध्य बोले या माध्य बोले एक ही बात होता है, तो समांतर माध्य का मान कितना है, 20.5 है, तथा माध्यक का मान 20 है, तो उसका क्या निकालना, बहुलक। तो देखिए हम जानते हैं कि माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है, क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 समांतर माध्य। अब देखिए हमको बहुलक तो निकालना है, बहुलक तो हमको निकालना है, 3 का 3 लिखा, और माध्यक का मान कितना है, माध्यक का मान 20 है, माइनस लिखा, 2 लिखा, और समांतर माध्य का मान कितना है, 20.5 है। देखो 20 का गुणा 3 में करेंगे 60 हो जाएगा, माइनस अब 20.5 का गुणा 2 में करेंगे 41 हो जाएगा, तो 60 में 41 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 19 आ जाएगा ये आपका। फिर आपका देखिए 12वां सवाल कहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। देखो हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखो समांतर माध्य का मान दिया है, समांतर माध्य का मान दिया है 45.6 किलोग्राम, बराबर लिखिए पदों का योग तो हमको निकालना है, पदों का योग यानी भारों का योग तो हमको निकालना है, बटे पदों की संख्या। तो यहाँ कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो यानी पदों की संख्या यानी लोगों की संख्या, तो लोगों की संख्या कितनी है, 10 है, इसको लिख दिया, भाग है तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, भारों का योगफल लिख दिया, 45.6 का गुणा आप 10 में करेंगे तो हो जाएगा 456 किलोग्राम, यानी भारों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 456 किलोग्राम। फिर यहाँ देखिए 13वां सवाल बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो देखिए जो आपका किसी भी घटना की प्रयोक्ता होती है वह हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन हमेशा यक से कम होगा या यक के क्या होगा, बराबर होगा। जो किसी भी घटना की प्रयोक्ता होगी या तो 0 होगा, 0 से ज़्यादा होगा, या तो यक होगा या तो यक से कम होगा, यानी ना 0 से कम होगा ना यक से ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया था 1/3, तो भाई 1/3 3 से 1 में भाग देंगे कितना आएगा, 0.33। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, 0 से ज़्यादा है। फिर आपका लिखा 2/3, 3 से भाग देंगे 2 में आएगा 0.66, ये भी हो सकता है क्योंकि क्या है, 0 से ज़्यादा है। फिर लिखा 3/2 मतलब 2 से भाग देंगे 3 में आएगा 1.5, तो ये 1 से ज़्यादा नहीं है। और मैं अभी बताया हूँ आपसे जो ये प्रयोक्ता होती है किसी भी घटना की प्रयोक्ता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, 3/2 आपका ये क्या है, सही है। फिर आपका सवाल नंबर 14 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की गड्डियों में एक इक्का निकालने की प्रयोक्ता होगी। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि 52 पत्तों में कौन क्या होता है। तो देखिए 52 पत्तों में
उसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग क्या होता है? पान। दूसरा भाग क्या होता है? ईंट। तीसरा भाग क्या होता है? हुक्म। और चौथा भाग क्या होता है? चिड़ी। अब ये देखो, पान को भी 13 भागों में बांटा गया है, ईंट को भी 13 भागों में बांटा गया है, हुक्म को भी 13 भागों में बांटा गया है और चिड़ी को भी 13 भागों में बांटा गया है। तो 13 13 26 39 13 52। अब पान किस रंग का होता है? लाल। ईंट किस रंग का होता है? लाल। हुक्म काला और चिड़ी भी काला। तो देखिए, अब यहाँ पे 13 पत्तों में देखेंगे। देखो, तो 13 पत्तों में एक इक्का होता है, फिर उसके बाद आपका 3 वो होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। 13 पत्तों में एक इक्का हो गया और 3 क्या होते हैं? गुलाम, बेगम, बादशाह। तो 1 2 3 4, 4 ये हो गए। अब 4 में से 4 तो हो गए, अब 13 में से 4 गया 9। तो और जो 9 बचता है, 9 में क्या होता है? 2 से 10 तक संख्या लिखा होता है। देखिए, 1 2 3 4 तो ये हो गए, और जो 9 बचते नहीं आपके हैं उसमें क्या क्या होता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 9 होते हैं। तो 4 ये हो गए और 4 और 9 13 हो गए। अब आपको याद रखना चाहिए कि जो गुलाम होता है, बेगम होता है, बादशाह होता है, उनको बोला जाता है फेस कार्ड। तो यानी अगर हमको देखा जाए तो देखो, कुल इक्का कितने हो जाएंगे? 4। कैसे हो जाएंगे भाई? एक इक्का इसमें है, एक इक्का इसमें है 2, एक इक्का इसमें 3, एक इक्का इसमें 4 इक्का हो जाएंगे। कुल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। कैसे? देखो, 1 2 3, 3 इसमें, फिर 3 इसमें रहेंगे 6, 3 इसमें 9 और 3 इसमें 12 हो जाएंगे कुल नंबर कार्ड। तो देखो, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 18 27 और 36। कुल लाल कितने हो जाएंगे? देखिए, तो ये लाल है, ये लाल है, 13 13 26। कुल काला कितने हो जाएंगे? 13 13 26। ठीक है, कि हमको इसमें नहीं निकालना था। हमको निकालना क्या था? सवाल बोला था कि एक इक्का निकालने की प्रयोक्ता। तो हम जानते हैं एक इक्का निकालने की प्रयोक्ता, और प्रयोक्ता का सूत्र होता है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो अनुकूल में क्या निकालना है? इक्का निकालना है। तो भाई कुल कितने इक्के हैं? 52 पत्तों में 4 पत्ते क्या हैं? इक्का के हैं। और कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। तो 4 इक्के में 4 और 13 चौक 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13। फिर आपका देखिए 15वां सवाल है, लिखा है अगर x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान निकालो। तो देखिए, इसका मूल कितना है? -2 है। और मूल मतलब होता है कि चर का मान। तो इसमें चर x है, तो यानी x का मान। तो देखिए, मैंने समीकरण को लिख दिया, x² + 2x - p = 0। अब इसका एक मूल्य क्या है? -2 है। तो यानी x की जगह पे रखेंगे -2। तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया? -2 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस लिखा, 2 लिखा। x का मान कितना है? -2 और -p = 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 2 दूनी 4 होता है, -p = 0। 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। फिर -p 0 हो गया, p को उधर ले जाएंगे, 0 इधर आ जाएगा। तो यानी p का मान कितना आ गया? 0। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन ए आपका ये सही है। फिर आगे देखिए, फिर आपका देखिए सवाल नंबर 16 है। बोला है किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया गया है। देखो, जो ये हमारा कोई बहुपद है और उस बहुपद का जो चर है वो x लेटर है, तो उसका से ग्राफ दिया गया है। अब ये कहा है ना कि बताओ उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितना होगी। तो आप लोग को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर ग्राफ f(x) का है तो जो ग्राफ x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगा या स्पर्श करेगा उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो देखिए, ये ग्राफ आपका है, ठीक है। तो ये ग्राफ देखिए, x अक्ष को एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा 2, एक यहाँ काटा 3। तो ये जो ग्राफ हमारा है x अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पे काट रहा है, यानी इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। फिर यहाँ देखिए आपका ये है, जैसे मान लो एक मैंने अलग से एग्जांपल लिया है, ये है देखो। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ काटा, एक यहाँ स्पर्श किया, फिर यहाँ 3। तो इसके भी कितने शून्यक होंगे? 3। स्पर्श करे या काटे उसको भी गिनना। तो 1 2 3, यानी इसके कितने शून्यक होंगे? 3। ये अलग से मैंने एग्जांपल लिया है।
फिर आप देखिए ये आपका सवाल नंबर 17 कहा चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समकेंद्रित वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है की लंबाई बताओ। देखो क्या कहा, जैसे देखो अच्छा देखो ये समकेंद्रित वृत्त लिखा है। समकेंद्रित वृत्त का मतलब ये होता है ऐसे सभी वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो समकेंद्रित वृत्त कहलाता है। अब यहाँ पे ये हुआ ना कि देखो इसका केंद्र, देखो छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र O है, बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र O है। तो कहा है कि जो ये त्रिज्या ये त्रिज्या 3 है और ये पूरा त्रिज्या कितना है 5 है। और फिर कहा है कि जो ये बाहर वाला वृत्त है उसकी एक जीवा क्या है AB है। तो इसी जीवा AB की लंबाई निकालना है। इसी जीवा बाह्य वृत्त की एक जीवा यानी AB की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। और जो जीवा AB है नहीं इसी छोटे वृत्त को बिंदु P पे स्पर्श करता है। तो देखिए हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है। सवाल में बोला है ठीक है कि अंतःवृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। ये जो है AP है, इस छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। AB क्या है स्पर्श रेखा है। तो भाई अगर ये स्पर्श रेखा है तो हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु होगा। स्पर्श बिंदु पे खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है लंब होती है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। अब यहाँ आपको देखो ये आपकी छोटी त्रिज्या है, ये बड़ी त्रिज्या है। तो ये 3 है, ये कितना है 5 है। तो हम जानते हैं ये पता तो ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो भैया कड़ का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर लंब, ये हमारा लंब हो जाएगा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार तो हमको पता नहीं है तो आधार स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आधार स्क्वायर लिख दिया, घटा देंगे 16 आ जाएगा। फिर ये आपका घटा देंगे कितना आ जाएगा 16। तो आधार स्क्वायर का मान 16, तो आधार का मान कितना होगा 4 होगा। तो आधार मतलब क्या AP, तो भैया AP का मान कितना हो गया 4। तो अगर बड़े वृत्त की बात करें तो ये क्या है जीवा है। यहाँ बोला नहीं था कि एक जीवा है, ये वाला देखो जीवा है। तो ये जीवा है और ये क्या है लंब है। तो कक्षा 9th का एक प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। कक्षा 9 का एक प्रमेय है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो यानी AP बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। अब हमको AB निकालना था, हमको क्या निकालना था, कहा था कि जीवा की लंबाई निकालो, तो हमको AB निकालना है। तो AB में क्या है, AB में हमारा AP है और क्या है PB है। तो AP का मान कितना है, AP का मान 4 है। और हम जानते हैं कि AP के बराबर PB है, तो PB का भी मान 4 है, 4 4 8, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर आपका देखिए सवाल नंबर क्या है 18 का है त्रिस्खंड OAB के क्या निकालो परिमाप निकालो। क्षेत्रफल नहीं निकालना, परिमाप निकालना है। और परिमाप मतलब होता है कि बाउंड्री की कुल लंबाई। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री की कुल लंबाई। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है त्रिज्या काम करेगा, ये R का मान हो गया, ये थीटा काम करेगा, 60 अंश हो जाएगा। तो R का मान 7 है, थीटा का मान 60 है। त्रिस्खंड का क्या निकालना है परिमाप। तो देखिए त्रिस्खंड के परिमाप का फार्मूला होता है थीटा 360 डिग्री 2 पाई R प्लस 2R। तो थीटा का मान कितना है 60 है, ये आपका 60 है, ये आपका 360 अंश है। 2 लिखे, पाई का मान 22/7 लिखे, R का मान कितना 7 लिखे, प्लस लिखे 2 लिखे, R का मान कितना 7। देखिए तो इसको काटेंगे 60 से तो 1/6 आएगा, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 प्लस 7 दूनी 14। अब 44 से कम 44, अच्छा देखो यहाँ काट दिया है तो 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 22 आएगा। तो 22/3 और प्लस 14, अब भिन्नों का जोड़ घटाना जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 64/3 सेंटीमीटर। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 64/3 सेंटीमीटर। फिर आपका देखिए 19वां कहा है निम्न बारंबारता बंटन का क्या निकालना है बहुलक निकालना है। तो देखिए इसमें पहले क्या करते हैं ना, इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन है। तो देखो 7 8 2 2 1, तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है 8 है। तो जो 8 है इसको क्या लिखेंगे F1, जो 8 है इसको क्या लिखेंगे F1। अब देखिए आपको याद रखना है कि F1 के जस्ट पहले वाला छोटा बड़ा नहीं देखना है, F1 के जस्ट पहले वाला F0 होता है, F1 के जस्ट बाद वाला क्या होता है F2। फिर से देखो ये आपका लिखा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा क्या है 8, जो सबसे बड़ा होगा उसको F1 लिखेंगे, F1 के जस्ट पहले वाला F0 होगा, F1 के जस्ट बाद वाला क्या होगा आपका F2 होगा।
अब ये हो गया। अब देखिए F1 के सामने वाला जो ये वर्ग होता है इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग, और इस वाले को जो ये आपका निम्न सीमा है इसको लिखते हैं यल से। निकालेंगे वर्ग माप एच, ये क्या होता है, ज़्यादा में से कम घटा दो, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, ये आपका 2 आएगा। फिर देखिए बहुलक निकालना था, तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो देखिए यल का मान कितना है, यल का मान 3 है, प्लस लगा दिए, F1 का मान कितना है, F1 का मान 8 है, माइनस F0 का मान कितना है 7 है, बटे 2 लिख दिए। F1 का मान कितना है 8 है, माइनस F0 का मान कितना है 7 है, माइनस F2 का मान कितना है 2 है। H का मान कितना है, H देखो H यहाँ मैंने निकाला, H का मान कितना है 2 है। 3 लिख दिया, 8 में 7 गया, 1 आएगा, बटे 2 8 16 होता है, साइन सेम है, साइन एक बार लिखो, जोड़ दो, 7 2 9 गुड़े 2, 3 लिख दिया, प्लस लिख दिया, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, और 16 में से 9 गया 7, 3 लिख दिया, 7 से 2 में भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 3 लिख दिए, प्लस लिख दिए। अब इसको देखो 2 लिखे 8 लिखे, इसको हम लिख सकते हैं 60 मतलब 6 यहाँ पे दशमलव में, ठीक है, लिख सकते हैं। तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.286। फिर आपका देखिए सवाल नंबर 20 है, कहा चित्र में क्या है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर क्या खींचा गया है, PQ खींचा गया, यानी ये दोनों क्या है, समांतर हैं, PQ खींचा गया है। फिर कहा है कि PQ अनुपात BC का मान कितना दिया है, 1 अनुपात 3 दिया है, तो कहा AP और PB का क्या निकालो, अनुपात निकालो। तो देखेंगे सवाल को, तो यहाँ देखिए लिखा है PQ वाला BC क्या है, समांतर है, तो हम जानते हैं। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, मैं त्रिभुज APQ को ले लेते हैं और त्रिभुज ABC को ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब रेखा समांतर होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण P संगत कोण की वजह से क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए कोण A यहाँ भी है और कोण A पूरे में भी, यानी कोण A त्रिभुज APQ में भी है और कोण A त्रिभुज ABC में भी है। इतना हो गया, तो यानी हम कह सकते हैं कोण A हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस त्रिभुज का 2 कोण इस त्रिभुज के 2 कोण के बराबर है। देखो ये कोण इस पूरे त्रिभुज के इस और इस कोण के बराबर हैं, तो डबल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और हम जानते हैं जब त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी देखो AP बट्टे AB बराबर हो जाएगा PQ बट्टे BC के। तो यहाँ AP तो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ बात यह है कि हमको AB नहीं चाहिए, तो AB हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AP बटे PB। तो चाहे जिसे AB को हटाना है, AB को कैसे हटाएंगे, जो AB आपका ये बना है ये किसमें क्या है, AP है और क्या है, PB है, तो AP प्लस PB। और PQ बटे BC का मान दिया है, PQ बटे BC मान 1/3 दिया है, लिख दिए हैं। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 AP हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे AP बटे PB हो जाएगा, ये हो गया। फिर देखो तो 3 AP प्लस PB। अब यहाँ देखो ये AP है तो इधर लाएंगे घटेगा, तो 3 में से 1 गया, 2 AP, PB लिख दिए हैं, AP लिख दिए। अब PB देखो, PB को यहाँ इसको हम ले सकते हैं, यहाँ PB को ले सकते हैं, PB को ले सकते हैं PB गुणे 1। तो देखो AP लिख दिया, PB गुणा भाग हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये गुणा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी AP बटे PB का मान कितना हो गया, 1/2। तो अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है तो आप लोग रट लेंगे, ठीक है, कि जो इसका मान आएगा कितना आएगा, 1:2 आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है सवाल। फिर आपके देखिए खंडबा में आते हैं, तो खंडबा में जैसे कि आपको बताया गया था कि इसमें आपके कितने खंड होंगे, 5 खंड होंगे। तो इसमें पहला खंड देखेंगे, देखो पहला खंड पहले वाले में कहा है कि सभी खंडों को कीजिए। तो इसमें देखिए 6 सवाल है, 1 2 3 4 5 1 6 सवाल है, 6 सवाल को हमको करना है। तो इसमें पहला सवाल बोला है दिखाइए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस पर देखो सवाल बनेगा, ठीक है। आप ये होता है, हमें हर साल आता है कि दिखाइए कि एक ये हमारा क्या अपरिमेय संख्या है। तो देखेंगे इस पर, तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, 2 + √3 को क्या मान लेंगे, हमको सिद्ध करना अपरिमेय, लेकिन मानेंगे क्या, मानेंगे कि परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया। और हम जानते हैं अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक होना चाहिए
और इस क्यू का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने √3 लिख दिया, P/Q लिख दिया, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कि हमको पहले से पता है कि √3 हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/Q - 2 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या बनेगा भाई, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, पूरा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाओगे परिमेय संख्या मिलेगा। अब यहाँ देखिए, अभी थोड़ा सोचिए, देखिए जैसे कि ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो कभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक संभव नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ असंभव चीज बराबर हो गए, तो ऐसा तभी हुआ है, ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो हमने माना नहीं था कि ये हमारा क्या है, परिमेय है, तो ये हमारा क्या है, परिमेय नहीं, वास्तव में क्या है, अपरिमेय है। मैंने माना क्या था, परिमेय है। तो कुछ नहीं करना, आपको ये लिख देना है कि यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर देखेंगे आपका ये 1B का दूसरा सवाल है, क्या बोला है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के क्या निकालिए, मूल निकालिए। देखो सवाल में चाहे मूल के है या हल के है या शून्य के, सब एक ही होता है द्विघात समीकरण के लिए। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं गुणनखंड विधि क्या होता है कि इन दोनों का पहले गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, तो यानी गुणा करने में कितना आया, 6 आया, तो यानी गुणा करने में 6 आया, और ये प्लस लिखा है तो ये बताता है कि आपको जोड़ के लाना है। तो यानी हमको ऐसी दो संख्या चाहिए कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने में कितना आ जाए, 2√6 आ जाए। तो यहाँ देखिए 3x² लिख दिया, माइनस लिख दिया, x लिख दिया, और हम जानते हैं कि अगर हम √6 को जोड़ें तो 2√6 आएगा। अगर इन दोनों का गुणा करें, देखो करीब 6 गुणे करीब 6, तो ये होता है करीब 36 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6, यानी करीब 6 गुणे करीब 6 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर 2√6 आ रहा है और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6, तो यानी ये आपका हम ले सकते हैं, तो लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस है ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x का गुणा हो गया, लिख दिया। ठीक है, अब देखो हम 3 को क्या किया मैंने, 3 ये बताओ, 3 किसका वो स्क्वायर रूट होता है 9 का, तो 3 को लिख सकते हैं √9, x² लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, जो 2 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखो अब यहाँ पे देखो करीब 9 है, करीब 6 है, तो करीब 9 करीब 6 में कामन लेंगे, मासा निकालेंगे, जब इनका मासा निकालेंगे, जब इनका कामन लेंगे तो आएगा √3, और x² x में x कामन है, तो जो कामन है ब्रैकेट के बाहर लिखो, उसी से भाग दो, तो √3x से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, और x² से x कट गया, x आएगा, माइनस √3 से √6 में भाग देंगे, कितना आएगा, √2 आएगा, x कट गया, माइनस, तो यहाँ भी माइनस, √6 और √4 में √2 कामन है, तो √2 कामन लेंगे, जो कामन है ब्रैकेट के बाहर लिखो, उससे भाग दो, तो √2 से इसमें भाग देंगे, √3 आएगा, प्लस माइनस का भाग माइनस, √4 में √2 से भाग देंगे, कितना आएगा, √2 = 0। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ भी है, तो ये चीज़ कामन हो जाएगा। अब इसको निकाले हो तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो क्या होगा, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो √3x लिख दिया, बराबर लिख दिया, ये देखो ये आपका क्या है, माइनस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो x लिख दिया, √2 लिख दिया, ये गुणा है, क्या हो जाएगा, भाग। अब देखो अगर एग्जाम में आप इतना लिखते हो तो सही है, लेकिन बात ये होता है कि जो आपका ये नीचे है, जो हर वाला है, उसको कभी भी अपरिमेय में नहीं लिखते हैं, तो इतना लिखते हैं सही है, लेकिन अपरिमेय कर देंगे, उसमें क्या रखा है, तो इसको लिख देंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो √2 और √3 का गुणा करेंगे, √6 हो जाएगा, और देखो करड़ी में x गुणे करड़ी में x होता है, उसी प्रकार करड़ी में 3 × करड़ी में 3 होता है। और देखो जो सवाल, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी है, तो इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा, x = √6/3। ठीक है, फिर देखिए ये आपका तीसरा सवाल है, बोला है 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। तो देखो यहाँ बोला 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो याद रखना है सवाल में या तो सम बोले या विषम बोले, सम बोले तब भी लेना पड़ेगा,
और विषम बोले तभी यही लेना पड़ेगा। तो यहाँ विषम बोला है तो लेंगे x प्लस 2, ये हो गया। अब कहा है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ले लो। अब कहा इनके वर्गों, तो भाई देखो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। अब कहा वर्गों को जोड़ दो, तो वर्गों को जोड़ने, देखो इसका वर्ग किए, इसका वर्ग किए, वर्गों को जोड़ने कितना आ रहा है, 290 आ रहा है। एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस लिख दिए, यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 290 लिख दिए। एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 गुणे 2 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा, 290 लिख दिए। 2x स्क्वायर लिख दिए, 4x लिख दिए। अब देखो प्लस 4 लिख दिए। अब यहाँ ये बराबर किस तरफ, तो इसको जब यहाँ लाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर लिख दिए, 4x लिख दिए, प्लस है माइनस है घटेगा, 290 में 4 के 286 बराबर 0। अब यहाँ देखो सब 2 से कट रहा है, सब हमारा किससे 2 से कट रहा है। जब 2 से पूरा कट रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 2x बचेगा, 143 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 2 गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 0, देखो जब ये 2 यहाँ आएगा ना तो 0/2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आपका यानी यही समीकरण बचेगा। तो यहाँ देखिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो गुणा करने पे 143 लाना है और घटाने पे 2 लाना है। गुणा करने पे 143 लाना है, घटाने पे लाना है 2 लाना है। 100 लिख दिया। देखो तो देखो अगर 13 में से 2 घटा देंगे, 13 में से 11 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और 13 गुणा 11 में करेंगे 143 आ जाएगा। तो यही आपका बनेगा, ठीक है। तो 100 लिख दिया। अब यहाँ 13x माइनस 11x 143 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x यहाँ x कामन होगा, जो कामन है ब्रैकेट के बाहर लिखो उससे भाग, तो x प्लस 13 आएगा, माइनस लिख दिया। 11 कामन है तो 11 जो कामन है ब्रैकेट के बाहर लिखो भाग दो, तो 11 से भाग देंगे x आएगा, माइनस माइनस का भाग प्लस 11 से भाग देंगे कितना आएगा 13। अब जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, तो इसको जब कामन लेंगे, जब इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 11 बचेगा। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। x लिखा प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए जैसे बात ये है ना कि यहाँ बोला था धनात्मक बोला था, तो ये ऋणात्मक आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, अमान हो जाएगा। तो यानी हमको लेना x बराबर 11, तो हमको संख्या चाहिए, तो संख्या हमारा क्या था, x और x प्लस 2 था, तो भैया x बराबर 11 हो जाएगा, x प्लस 2, तो 11 प्लस 2, 11 2 13, ये हो जाएगा आपका। फिर आपका देखिए ये डी वाला है। डी वाला कहा एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित हैं, ठीक है। भाई क्या हुआ, जैसे मान लो कोई ताश का पत्ता ही मान लो है, ठीक है। मान लो 90 पत्ते हैं, तो वहाँ पर पहले देखो पहले पत्ते पे 1 लिखा है, दूसरे पत्ते पे 2 लिखा है, तीसरे पत्ते पे 3 लिखा है, ऐसे ऐसे फिर आपका एक पत्ते पे 89 रहेगा, एक पत्ते पे क्या रहेगा 90। तो कहा है एक पेटी में 90 डिस्क है, 90 कुछ मान लो कोई भी सामान ऐसा है, उसमें 1 से 90 तक संख्या लिखा गया है, ये हो गया हमारा। अब कहा है यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है, कोई भी पत्ता निकाल लिया जाता है, तो डिस्क पर अंकित अंकों की प्रायिकता क्या होगा। अब इसमें अंक कैसा लेना है, तो पहला बोला है 2 अंकों की एक संख्या, तो हम जानते हैं 1 से 90 देखो तो संख्या हमारे तो इतना हमारा है, उसमें क्या लेना है, 2 अंकों की संख्या लेना है। तो हम जानते हैं 2 अंकों की संख्या जो होती है 10 से शुरू होती है, तो ये आपका हो जाएगा 10 से लेकर 10 11 12 ऐसे ऐसे आपका 89 90 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 2 अंकों वाली संख्या हमारा है। अब यहाँ देखो तो अगर हम आपसे पूछें कि 10 से 90 तक कितनी कुल संख्याएँ हैं, तो इसका देखो तो अगर यहाँ पे अंतर 1 है तो निकालने का तरीका क्या होता है, 90 में से 10 घटा दिया करो, 1 जोड़ दिया करो। देखो ये तरीका तभी लगता है जब इनका अंतर 1 हो। तो कैसे करते हैं, देखो 90 में से 10 घटा देंगे तो और फिर 1 जोड़ देंगे, तो ये आपका कुल 81 संख्याएं, यानी 10 से लेकर 90 तक आपकी कुल कितनी संख्याएं, 81 संख्याएं हैं। फिर आपका इसमें अगला कहा था 5 से विभाज्य संख्या यानी 5 से कटने वाली संख्या, ठीक है। तो देखो तो 5 से कटने वाली संख्या क्या होंगी, 5 10 15 20 25 30 ऐसे ऐसे डाट 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 करके 85 और 90 होगा आपका। तो यहाँ देखिए फिर कहा 5 से विभाज्य संख्या, तो ये सब हो गए हमारे। अब यहाँ देखो हम चाहते हैं कि 5 से लेकर 90 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपका 5 से कट रहा है। तो देखो इसका आसान तरीका क्या है कि 90 में 5 से भाग दे दो 18, यानी
यहाँ तक इनने 18 यक्स से लेकर 90 तक 18 ऐसी संख्याएं हैं, 18 ऐसी संख्याएं हैं जो खाली पात से कट रही हैं। ठीक है, तो यानी ये कुल कितनी संख्या हो गई, 18 हो गई। अब हमको निकालना क्या है कि दो अंकों की एक संख्या की क्या निकालना है, प्रयेकता निकालना है। तो प्रयेकता क्या होता है, अनुकुल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो अनुकुल मतलब कि दो अंकों वाले, तो भाई दो अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं, 81 हैं। और कुल कितनी है, कुल हमारी कितनी है, 90 हैं। दो अंकों वाली कुल हमारे कितने हैं, 81 हैं। और कुल कितने हैं, ये कुल ये कुल कितने हैं, 90 हैं। अब 9 से कट रहा, 9 से काटेंगे 9 आएगा, 9 से काटेंगे 10 आएगा। फिर इसमें अगला पूछा था पात से विभाज्य संख्या, तो पात से विभाज्य संख्या तो हो जाएगा क्या, अनुकुल बटे कुल। तो यहाँ देखो अनुकुल कितने हैं, अनुकुल हमारे 18 हैं, अनुकुल हमारे 18 हैं। और कुल कितने हैं, कुल कितने हैं, 90 हैं। तो 18 के 18, 18 पंचे 90। तो इसका आंसर हो गया 1/5, इसका आंसर हो गया 9/10। फिर आपका देखो ई कहा है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या कहा है ना कि दो आपका क्या है, घन है, एक घनीय है एक घनीय है। अब कहा दो घन है, उनमें से प्रत्येक यानी इसका भी आयतन और इसका भी आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है। तो मैंने साइड को ए मान लिया, ए क्यूब हो गया, 64 लिख दिया, ए लिख दिया। ये क्यूब है, क्यूब रूट हो जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, देखो 64 है, इसका कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ 3 लिखा है भाई, क्यूब रूट हमारा 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 2 हो गया, 1 2 3 2 हो गया, 2 दूनी 4। तो ए का मान कितना आ गया, ये आपका 4 आ गया। तो यानी जो भुजा का मान हो गया 4 हो गया, भुजा का मान कितना हो गया 4। तो हम जानते हैं ये घन है तो इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी कितनी है, 4 है। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों क्या करते हैं, कहा कि मिलाया जाता है। जब इनको मिलाएंगे ना तो देखो क्या होगा, देखो इसमें ये 4 है, ये 4 है, 4 4 कितना हो जाएगा 8। लेकिन ये जो चौड़ाई है वो नहीं बदलेगा और जो ये है ऊंचाई है वो भी नहीं बदलेगा, खाली क्या बदलेगा, लंबाई। 4 4 कितना हो गया, ये आपका हो गया 8, ये हो गया आपका। अब कहा है इस जो घनाभ प्राप्त घनाभ का क्या निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अच्छा देखो जो ये घनाभ निकला है उसके लिए देखो लंबाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लंबाई 8 हो जाएगा, चौड़ाई 4 ही रहेगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 4। तो यल का मान 8, बी का मान 4, एच का मान 4। निकालना क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 का 2 लिखा, यल का मान कितना है 8 है, बी का मान 4 है, प्लस लिखा बी का मान 4 है, एच का मान 4 है, प्लस लिखा एच का मान 4 है, एल का मान 8 है। जो लिखा 32 हो गया, 16 हो गया, 8 32 हो गया, जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, 80 गुणा 2 में करेंगे 160 हो जाएगा। क्षेत्रफल कहा है तो इकाई स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका देखो ये फला क्या कहा, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देखिए समांतर माध्य कहा है, तो देखो या तो समांतर माध्य के या माध्य के या औसत के, तीनों एक ही बात होता है। तो ये सवाल आपको दिया है, ठीक है, इसका क्या निकला समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वर्गंतराल है, वर्गंतराल से लिख देना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख दिया मैंने। ठीक है, बारंबारता दिया 8, 12, 10, 11, 9 दिया है। अब आपको याद रखना है जब भी समांतर माध्य का सवाल आएगा ना, तो आपको निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु x। ये कैसे निकालते हैं, देखो मध्य बिंदु को एक से लिखते हैं, इसको कभी कभी मध्यमान भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना, दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में भाग देंगे 2 से 5 आएगा। दोनों को जोड़ना है फिर 2 से भाग देना है, तो जोड़ेंगे 10 और 10 में 2 से भाग देंगे 5। दोनों को जोड़ेंगे 30 आएगा, 2 से भाग देंगे 15, 40 50 90। दोनों को जोड़ेंगे 90 और 90 में 2 से भाग देंगे 45। तो हो जाएगा ना 20 30 50, 50 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 25। ये हो गया। अब देखो बारंबारता का इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो तो इस सवाल में ये दिया था समांतर माध्य का सवाल है, तो निकालेंगे x, x बताएं कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे। अब देखो अब समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हो गया। तो हाँ ये होता है, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ एक्स का गुणा करके जोड़ो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एफ और एक्स का गुणा करेंगे, एफ और एक्स का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो
8 पंचे 40, 12 का गुणा 15 में करेंगे 180 आएगा, 10 का गुणा 25 में करेंगे 250 आएगा, 11 गुणा 35 में करेंगे 385 आएगा, 9 का गुणा 45 में करेंगे 405 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 1260 आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 50। तो फार्मूला लगा देना है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1260 है और सिग्मा एफ का मान कितना है 50 है। 0 से 0 कट गया, 5 से 26 में भाग देंगे, 25.2 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखिए दूसरा आपका है। दूसरा में देखो, दूसरा में आपका 6 सवाल दिया है, 1 2 3 4 5 6 6 सवाल दिया है। 6 सवाल में आपको खाली कितना करना है, खाली 5 सवाल करना है। तो देखिए, और देखिए सब 4 नंबर का दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल कहा है कि निम्न समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की क्या ज्ञात करें, संख्या। पदों की संख्या मतलब n का मान निकालना है और योग कितना दिया है, योग मतलब यस का मान कितना दिया है 513 दिया है। और समांतर श्रेणी में क्या दिया है 54, 51, 48। तो कहा है कि जब इसको आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर n के 2 मान क्यों आते हैं। तो देखेंगे इस सवाल को, तो देखिए 54, 51, 48 दिया है। तो ए मतलब प्रथम पद क्या है 54 है। टी मतलब सार्वमंतर मतलब अगला में से पहला घटा दो। तो 51 में 54 गया, कितना आया -3 आया। अब हमको क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। देखो क्या होता है, पदों की संख्या क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। ठीक है, तो यानी n पदों का योग कितना दिया है 513 दिया है। एन का फार्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1d और 513 हो गया। n/2 मैंने लिख दिया है, 2 लिख दिया है। ए का मान कितना है, ए का मान 54 है। ए का मान कितना है 54 है। देखो ए का मान 54 है, प्लस लिखा, n-1 लिखा और डी का मान कितना, डी का मान -3 है। 513 लिखा, n/2 लिखा। 54 का गुणा 2 में करेंगे 108 आएगा। और देखो -3 का गुणा करेंगे, देखो तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। और 3 का गुणा n में करेंगे -3n, प्लस माइनस का गुणा माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 513 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, n तो मैंने लिख दिया है, n लिख दिया है। 108 में 3 जोड़ेंगे 111 हो जाएगा, -3n हो जाएगा। और 2 यहाँ भाग है तो गुणा होगा, 2 का गुणा 513 में करेंगे 1026 हो जाएगा। अब देखो n का गुणा 111 में करेंगे 111n हो जाएगा, -3n स्क्वायर हो जाएगा, 1026 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है, 3 माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1026 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें 3 हमारा क्या है, 3 इसमें हमारा कामन है। जब 3 इसमें आप कामन लेंगे तो n स्क्वायर, तो 3 कामन है तो 3 कामन है, जो कामन है ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और उसका देते हैं भाग देते हैं। तो 3 से भाग देंगे n स्क्वायर आएगा, 3 से भाग देंगे 37n आएगा, 3 से भाग देंगे 342 आएगा, लिख दिया। तो ये बचा, देखो 3 गुणा है ना, तो 3 को जब यहाँ लाएंगे ना 0/3 तो 0 हो जाएगा, n स्क्वायर -37n प्लस 342। इसको देखो, इसको तो मैंने गुणनखंड विधि से लगा दिया है। तो देखो गुणा करने पे 342 लाना है और जोड़ने पे कितना लाना है 37 लाना है। तो 19 में 18 जोड़ेंगे 37 आएगा, 19 का गुणा 18 में करेंगे 342 हो जाएगा। तो n स्क्वायर लिखा। अब देखो माइनस से गुणा करेंगे -9 -19 n -18 342। यहाँ देखो, यहाँ हम कामन लेंगे तो ये आपका n कामन है, n कामन है, जो कामन है ब्रैकेट के बाहर लिखो भाग दो, तो n से भाग देंगे n आएगा 19 आएगा। ठीक है, अब माइनस लिख दिया, 18 कामन है तो 18 से भाग दोगे n आएगा 19 आएगा। तो देखो इसको ले लिया, इसको ले लिया, ये कामन है तो इसको ले लिया और ये हो गया। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 किया, एक बार इसके बराबर क्या किया 0 किया। तो n-19, तो n का मान 19 आया, n का मान कितना है 18 आया। तो देखो यहाँ पे देखो n के 2 मान आए ना, यहाँ पे n के 2 मान आए, तुमको ये समझाना कि n के 2 मान क्यों आता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, देखो हम क्या करेंगे, हम 19वां पद निकालेंगे। और हम जानते हैं 19वां पद को a19 से लिखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस n-1d, a प्लस n-1d। तो भाई a का ही लिखा, प्लस लिखा
और देखो जब यहाँ n होता तो हम n लिखते, 19 से तुम भी 19 लिख दो, -1, और d तो d लिख दिए। तो a का मान कितना है, a का मान देखो, a का मान 54 है, a का मान 54 है, प्लस 19 में से 1 गया 18, और d का मान कितना है, -3 है। ठीक है, 54 लिखा, -54 हो जाएगा, 54 में 54 गया, 0 हो गया। तो यहाँ 19वां पद 0 है, 19वां पद क्या है, 0 है। देखिए जैसे लिखा है 7, 8, 9, तो इनको जोड़ेंगे 24 आएगा, तो यानी 3 पदों का योग कितना है, 24 है। अगर मान लो चौथा पद आपका, ये चौथा पद 0 हो तभी कितना आएगा, 24 आएगा। तो यानी चौथा पद अगर 0 हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 19वां पद क्या है, 0 है, 19वां पद आपका क्या है, 0 है। तो इसलिए यहाँ पर 19वां पद 0 है, तो चाहे 18 पद को जोड़ेंगे तब भी 513 आएगा, और 19वां पद, उसमें 19वां पद भी मिला देंगे तो भी कितना आएगा, 513 आएगा। क्यों आगे, क्योंकि 0 हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 पदों का योगफल 18 पदों के योगफल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 19वां पद क्या है, 0 है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे आप लोग, अच्छा नंबर पा जाएंगे इसमें आपका। ठीक है, फिर देखो दूसरा का भी बोला है, बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो एक बात का ख्याल रखें, देखो अगर सवाल में y अक्ष बोला है, अगर सवाल में y अक्ष बोला है तो यहाँ बिंदु लिखेंगे 0, y। अगर सवाल में y अक्ष बोला है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0, y, और इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, परिच्छेद बिंदु। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो आपका x का मान पता है, x का मान कितना है, 0 है, x का मान 0 है, तो मैंने इसलिए क्या किया, x वाला ले लिया। तो x का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 अपन m1 + m2। तो x का मान कितना है, 0। देखो यहाँ पे हम y अगर लेंगे तो 2 चर हो जाएंगे, सवाल नहीं लगेंगे, तो मैंने x वाला लिया है, तो x का मान 0 हो गया। m1 देखो, तो मैंने अनुपात, यहाँ अनुपात तो ही निकालना है, किस अनुपात में, तो मैंने अनुपात क्या मान लिया, k अनुपात 1 मान लिया, तो ये m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m2। तो देखो m1 का मान क्या है, m1 का मान क्या है, m2 मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो m1 का मान क्या है, x2, m1 का मान क्या है, x2 का मान -1 है, प्लस m2 का मान 1 है, और x1 का मान कितना है, 5 है, बट्टे m1 + m2, तो k + 1। अभी पूरा भाग है, जब इसका k + 1 का इसमें गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो ये -k + 5 हो जाएगा, ये -k इधर आएगा तो हो जाएगा +5। ठीक है, तो k का मान आया +5। हमको क्या निकालना था, अनुपात। तो देखो अनुपात नहीं निकालना था, किस अनुपात में, तो अनुपात निकालना था, तो अनुपात का अनुपात हमने क्या माना, k अनुपात 1 माना है, तो k का मान 5 है, 5 अनुपात 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना था, परिच्छेद बिंदु निकालना था। तो परिच्छेद बिंदु मतलब होता है 0, y। यहाँ पे 0, y है, तो यहाँ पर x का मान तो पता है 0, लेकिन y का मान नहीं पता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, y का फार्मूला होता है m1 y2 + m2 y1 अपन m1 + m2। तो m1 का मान कितना आया, 5 आया है, y2 का मान कितना, y2 का मान -4 है, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, और y1 का मान कितना है, -6 है। ठीक है, तो -20 और -6 बटे 6, तो ये -26 हो जाएगा, और बटे 6 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, तो y का मान इतना आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, परिच्छेद बिंदु निकालना। परिच्छेद बिंदु हमारा क्या है, 0, y है, तो भाई 0 का 0 लिखेंगे, y का मान कितना है, -13/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो एक सवाल आएगा ये अनुपात वाला एग्जाम में। तो तीसरा सवाल आपका है, कहा सिद्ध करें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो सिद्ध करो कि वह रेखा तीसरी भुजा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसी का दूसरा नाम क्या है, थेल्स प्रमेय है। तो सवाल जो बोर्ड में सवाल आएगा उससे थेल्स प्रमेय से नहीं लिखा रहेगा, जहाँ तक ये लिखा रहेगा कि सिद्ध करो कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो सिद्ध करो कि वह रेखा तीसरी भुजा क्या होगी, समांतर होगी। तो देखेंगे, तो यहाँ देखिए, इससे आपका एक क्या है, त्रिभुज है ABC है। अब कहा एक रेखा क्या है, PQ है। अब कहा है कि एक रेखा इसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को मिलाने वाली 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है।
ये सवाल नहीं रहेगा, ये सी वाला सवाल नहीं रहेगा आपका, ठीक है, इस पेपर में, ठीक है। तो मैं जो ये थेरस पर मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि ये क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखो क्या हुआ, त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। अब कहा कि त्रिभुज ए बी सी है तो भुजा बी सी के समांतर क्या खींचा गया, पी क्यू खींचा गया है, ये आपका पी क्यू खींचा गया है, ठीक है। तो आपको पी क्यू खींचा गया है तो हमको सिद्ध करना है कि जो पी क्यू खींचा गया है ये इस भुजा को एक ही अनुपात में बांटेगी। मतलब क्या हो गया कि ए पी बटे पी बी सिद्ध करना ए क्यू बटे क्यू सी की, ए पी बटे पी बी सिद्ध करना है ए क्यू बटे क्यू सी की। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक रचना कर दी। रचना क्या कर दिया कि पी से पी एम लंब डाला ए क्यू पर और क्यू एन लंब डाला ए पी पे, पी एम लंब डाला ए क्यू पे और क्यू एन लंब डाला ए पी पे, ठीक है, ये कर दिया आपका। और फिर साथ ही पी सी को मिलाया और क्यू बी को भी मिलाया, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। और आपका देखो, तो हम इसका उत्पत्ति जारी करने प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखेंगे, देखो जानते हैं कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या होगा, देखो जैसे ये आपका क्या है, पी क्यू है, ये आपका पी क्यू है, ये क्या है, बी सी है, ठीक है, ये आपका पी क्यू है, ये क्या है, बी सी है। तो अगर ये दोनों रेखा समांतर है ना, ये दोनों रेखा समांतर है और ऐसे देखो ये त्रिभुज हमारा है, ये त्रिभुज हमारा क्या है, पी क्यू बी है, इसका आधार क्या है, पी क्यू है। फिर एक त्रिभुज क्या है, पी क्यू सी है, पी क्यू सी है और इसका भी आधार क्या है, पी क्यू है। तो प्रमेय कहता है कि ऐसे दो त्रिभुज जिनका आधार एक ही हो और ऐसे दो त्रिभुज जिनका आधार एक ही हो। देखो तो इस त्रिभुज का भी आधार क्या है, पी क्यू है, इस त्रिभुज का भी आधार क्या है, पी क्यू है, और साथ ही दो समांतर रेखाओं के बीच हो। तो ऐसे में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पी क्यू बी का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पी क्यू बी का एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा पी बी 1/2, इसी का निकालना है पी क्यू बी का। एक बार इसका निकालना रहेगा, एक बार इसका निकालना रहेगा। तो 1/2 बेस, अब देखो पी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो देखो ये हमारा हाइट हो जाएगा ये वाला। तो 1/2 बेस पी बी हो गया, हाइट क्या हो गया, क्यू एन हो गया, ठीक है, या एन क्यू हो गया। फिर इसको देखो फिर पी क्यू सी का निकाल रहे हैं तो 1/2 और बेस क्या हो गया, क्यू सी हो गया, बेस क्या हो गया, क्यू सी हो गया, बेस हमारा क्यू सी हो गया और हाइट क्या हो गया, पी एम। तो 1/2 बेस क्या हो गया, क्यू सी हो गया, हाइट क्या हो गया, ये आपका पी एम हो गया, एम पी हो गया, ठीक है। तो इसका निकाल लिए। अब देखो तो देखो इसका निकल गया, इसका भी निकल गया। अब क्या करेंगे, इसी त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। दो तरीके से निकालेंगे, एक बार आधार इसको मानेंगे, एक बार आधार इसको मानेंगे। देखो तो जब हम आधार इसको माने ए पी को, ठीक है, तो देखो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, ए पी और लंब क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो त्रिभुज ए पी क्यू का फिर से निकालेंगे तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए क्यू और हाइट क्या हो जाएगा, पी एम। 1/2 आधार ए क्यू हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए एम पी एम, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, यानी क्यू यहाँ भी है, यानी क्यू यहाँ भी है, तो यानी 2 में 4 से भाग देना पड़ेगा। 2 में आपका 4 से भाग देना पड़ेगा। 2 में आपका क्या देना पड़ेगा, 4 से भाग। देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ये हो गया। फिर यहाँ देखो 1/2 से 1/2 कट गया और एन क्यू से एन क्यू कट गया, ये हो जाएगा पी बी बटे ए पी हो जाएगा। फिर आपका ले लिया समीकरण 3/4, समीकरण 3/4
4 ले लिया, तो ये क्या है पी क्यू सी है, ये क्या है ए पी क्यू है। तो पी क्यू सी में ए पी क्यू में भाग देंगे, 1/2 कट गया है, एम पी कट गया, ये हो जाएगा क्यू सी बट्टे ए क्यू, क्यू सी बट्टे ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, देखो हमको ये भी मालूम है कि पी क्यू बी के बराबर क्या है, पी क्यू बी के बराबर क्या है पी क्यू सी। जहाँ पी क्यू बी लिखा है, जहाँ पी क्यू बी लिखा है, जहाँ पी क्यू बी लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे पी क्यू सी लिख देंगे। जहाँ पी क्यू बी लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे पी क्यू सी लिख देंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पी क्यू सी हो गया, इसको उतार दिया, इसको उतार दिया। और एक बार इसको देखेंगे, एक बार इसको देखेंगे, देखो जो चीज़ ये लिखा है वही चीज़ ये लिखा है। तो अगर दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर हो तो ये पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यानी हो जाएगा पी बी बटे ए पी बराबर हो जाएगा क्यू सी बटे ए क्यू के। ठीक है, तो इसको अगर हम उल्टा ले लें तो हो जाएगा ए पी बटे पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी के। तो यही हमको सिद्ध भी करना था कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। फिर देखिए आपका ये दूसरे का डी है, दूसरे का डी बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ पर एक समकोण बनाती है। तो लघु वृत्तखंड, देखो ये वृत्तखंड बोला है और ये त्रिज्यखंड बोला है, इसका क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तो देखेंगे से ये सवाल आपका है। ठीक है, दूसरे का डी है, तो कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी है। एक वृत्त की जीवा क्या है, ए बी है, और जो ए बी है वह केंद्र ओ पर 90 अंश बनाती, समकोण बनाती है। फिर कहा लघु वृत्तखंड ए पी बी, लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल निकालिए, और दीर्घ वृत्तखंड ए ओ बी, ए क्यू बी, दीर्घ वृत्तखंड ए क्यू बी का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहले हम निकाल रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो आर का मान कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर लिखिए, पाई का मान 3.14 है, पाई का मान 3.4 बोला है। ठीक है, और थीटा का मान कितना है 90 है, 360 लिख दिए हैं, माइनस लिख दिए, साइन लिख दिए, और थीटा का मान 90 है, 90 बटे 2 हो जाएगा, कॉस लिख दिए, और थीटा का मान 90 बटे 2 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 10 गुणे 10। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ 90 कम 90 90 चौक 360 तो 1/4 हो जाएगा, माइनस साइन 45 हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा। 100 लिखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 4 आएगा, माइनस इसका मान होता है 1/√2, इसका भी मान कितना होता है 1/√2 लिखिए। ठीक है, इसको लिखिए, एक एक में और √2 हो जाएगा। 100 लिखिए, भिन्नों का जोड़ घटाना तो ऐसे 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 2 का गुणा इसमें करेंगे, 6.28 आएगा, माइनस 4 1 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 100 लिखिए। अब यहाँ 6.28 में आप 4 घटा देंगे ना तो 2.28 आएगा, बटे 8 आएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 228 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, 2 से नहीं 4 से काटेंगे तो 57 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, तो ये तो निकल गया। यहाँ बोला था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये तो निकल गया। अब बोला है दीर्घ त्रिज्यखंड का, देखो ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड का सवाल है, ख्याल रखेंगे इस बात का। तो हम देखो, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर। 360 लिख दिए, माइनस लिखिए, और थीटा का मान कितना है 90 है, अपन 360 लिखिए, पाई का मान 304 किताब वाला बोला है, सवाल वाला बोला है, और आर का मान कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब 360 में 90 आप घटा देंगे तो 270 आएगा, 360 में ये लिख दिया, इसको लिख दिया, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 90 से काटेंगे 3 आएगा, 90 से काटेंगे 4 आएगा, तो ये गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, 314 गुणा 3 में करेंगे 942 हो जाएगा, बटे 4, तो 4 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे तो 471 आएगा, 2 आएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको देखो दूसरे का ई है, कहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। तो कहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा, कहा भुजा ए डी को क्या कर दो, ऐसे बढ़ा दो। कहाँ तक बढ़ा दो, बिंदु ई तक ऐसे बढ़ा दो, बिंदु ई तक ऐसे बढ़ा दो, ये हो गया। फिर कहा है कि बी ई डी सी को एफ पे काट रहा है। देखो जो बी ई है डी सी को एफ पे काट रहा है, तो
सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी कैसे हैं, समरूप हैं। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से देखिए। देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए के बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। कोण ए के बराबर क्या होगा, कोण सी होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए ये, जैसे कि ये समांतर हैं, ये कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर। तो देखो जब ये दोनों समांतर हैं तो ये पूरा और ये पूरा भी क्या होंगे, समांतर होंगे। देखो मैंने यहाँ दिखाया आपको। तो ये दोनों समांतर हैं और बन रहा जेड। हम जानते हैं जब जेड बनता है तो यहाँ एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण ई, ये कोण देखो, ये कोण ई वाला, इसके देखो इस त्रिभुज का कोण ई इस त्रिभुज के कोण बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण बी क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कोण सी, कोण एफ बी सी बोलेंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज का देखो, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो डबल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। फिर आपका देखो दूसरे का एफ बोला है, कहा दिए गए आवृत्ति विवरणों के माध्यक का मान 28.5 है। तो x और y के क्या निकालो, मान निकालो, जबकि बारंबारताओं का योग कितना है, 60 है। देखो तो माध्यक का मान 28.5 है और बारंबारताओं का योग कितना है, 60 है। तो हमको क्या निकालना है, लुप्त बारंबारता x y का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए ये माध्यक का सवाल है, तो माध्यक के सवाल में हमेशा क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखो मैंने इस पूरे को यहाँ लिख दिया, वर्ग में लिख दिया, इस पूरे को मैंने बारंबारता में लिख दिया, ठीक है। और माध्यक का सवाल है, क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 5 लिखा, 5 लिखो, 5 में x जोड़ेंगे, 5 + x, फिर इसमें जोड़ेंगे 20 5 25 हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 में जोड़ेंगे 40 + x + y हो जाएगा, 40 + 45 + x + y हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो 60 के बराबर मैंने इसको कर दिया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब माध्यक का मान 28.5 है और हम जानते हैं जो माध्यक का मान होता है हमेशा माध्यक वर्ग के बीच में आता है। तो 28.5 जो आपका है किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ले लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, ठीक है। और वर्गमाप इसका फार्मूला होता है, ज़्यादा में से कम घटा दो, कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। फिर माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो माध्यक का मान कितना दिया, माध्यक का मान दिया 28.5 दिया है, लिख दिए हैं। L का मान 20 दिया है, प्लस n/2 तो n का मान 60 है, तो 60/2 - CF। देखो CF क्या होता है, देखो ध्यान सुनना, देखो जो आपका माध्यक वर्ग होता है उसके सामने वाले को F बोलते हैं, और जो ये इसके जो तिरछेप होता है ये इसको क्या बोलते हैं, CF, ठीक है। तो n का मान 60 हो गया /2 माइनस, और CF का मान कितना हो गया, 5 + 6 हो गया, ब्रैकेट में कर देंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। फिर F का मान कितना है, F का मान देखो, F का मान हमारा कितना 20 है, और H का मान कितना है 10 है। इसको लिख दिए, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये -5 - 6 हो जाएगा, ठीक है। और 20 लिख दिए, 10 लिख दिए, घटाएंगे 8.5 आएगा, 20 यहाँ भाग है तो गुणा हो जाएगा, 10 गुणा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 25 - 6 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे, ठीक है। देखो काट दिया ऐसे, ठीक है। तो 17 हो जाएगा, 25 - 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो -6 इधर ले +6 हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 में 17 गया 8 आया, ठीक है। अभी y का मान निकालना बाकी है, तो इस समीकरण को हम लोग याद रखेंगे, 60 बराबर लिखे, 45 लिखे, और भाई x का मान 8 नहीं आया है तो 8 लिख दिए, और फिर मैंने क्या किया, y लिख दिया। 45 8 53 हो गया, 53 में 60 में 53 घटाई कितना जाएगा 7, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आपका तीसरा सवाल है। तो देखो तीसरे सवाल में आपका 2 सवाल है, आपको खाली एक ही सवाल करना है। ये सवाल आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ये भी सवाल 6 नंबर का है, दोनों में से एक ही सवाल करना है। ये भी आपका 6 नंबर का है, दोनों में से एक ही सवाल आपको करना है। तो सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा कहा है ना कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। तो संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है। देखो पहली बात क्या करेंगे, मान लेंगे माना 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x + y है। अब यहाँ पे x y क्या है, यहाँ पे x y क्या हमारे अंक हैं, ठीक है। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगा, 10y + x हो जाएगा। सवाल क्या कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या ले लो, 2 अंकों की एक संख्या ले लो,
दो अंकों की एक संख्या ले लो और फिर अंकों को पलटने पर बनी संख्या ले लो। तो मैंने इनको ले लिया, ठीक है, ये संख्या हमारा हो गया, ये पलटने में बनी संख्या हो गई। अब कहा संख्या का योग, तो यहाँ संख्या का जो योग है कितना है, 66 है। तो 10 11 x, ये 11y हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 11 देखो 11 इसमें है, 11 इसमें है, 11 कामन लेंगे, x प्लस वाई होगा, 66 होगा, गुणा भाग होगा, तो x प्लस वाई का मान कितना का अच्छा आ गया। अब क्या कहा है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो भाई देखो यहाँ x y अंक थे, तो अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई टू एक्स माइनस वाई बराबर कितना 2 है। तो एक समीकरण यह है, दोनों समीकरण देखो सॉल्व कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ देखो इसको लगाने का क्या तरीका है, मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ क्यों दिया, फायदा क्या मिलेगा, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो x 2x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, और 2 6 8 हो गया, तो x लिख दिया, 8 लिख दिया, गुणा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x का मान कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब x का मान जो 4 आया है, 4 को उठाकर इसमें रख देंगे, तो x का मान 4 हो गया, प्लस y हो गया 6 हो गया, y लिख दिया, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया। तो यानी अतः 2 अंकों की जो संख्या बनेगा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई था, तो 10 का 10 हो गया, x का मान कितना आया, 4 आया है, y का मान कितना है, y का मान हमारा 2 आया है। 10 चौक 40, 40 2 42, इसलिए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आपका देखो ये इस तीसरा का अथवा वाला कहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। तो कुछ नहीं करना, देखो मान लेंगे पिता की वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष है, ठीक है। अब क्या कहा कि पिता की उम्र यानी x पुत्र की उम्र की यानी y की कितनी गुनी है, 7 गुनी, 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब क्या कहा है, 2 वर्ष पहले, तो क्या करना है, देखो 2 इसमें से घटा देना है, 2 इसमें से घटा देना है, 2 इसमें से घटा देना है। 2 वर्ष पहले कहा है, तो भाई 2 साल इसमें भी घटाना पड़ेगा, 2 साल इसमें घटाना पड़ेगा। तो कहा है 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो अभी x वर्ष है, तो 2 वर्ष कम करना है, तो भाई पहले तो घटा दो, 2 वर्ष हो गया, x माइनस 2 हो गया। 2 वर्ष पहले पिता की आयु, पुत्र की आयु, तो ये भी y माइनस 2 हो जाएगा। तो कहा है पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है, 13 गुनी है, ठीक है ना। याद रखेंगे, अगर इसमें आप घटा रहे हैं तो इसमें भी घटाएंगे, इसमें जोड़ रहे हैं तो इसमें भी जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x माइनस 2 लिख दिया, 13y 26 हो जाएगा, x लिखा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 26 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, लिख दिया, माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। हमको पता कि x के बराबर क्या है, 7y है, तो भैया x के बराबर जहाँ x लिखा वहाँ 7y लिख देंगे, माइनस 13y लिख देंगे, माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, गुणा तो भाग हो जाएगा, तो y का मान कितना आया, 4 आया, ठीक है। और y का मान 4 ये आपका आया, तो y को 4 y बराबर 4 को यहीं उठाकर रख दो, तो 7 गुणे 4 28 हो जाएगा। तो यानी x का मान 28 आया, y का मान 4 आया, यानी पिता की जो उम्र है x मैंने माना था तो 28 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र की उम्र को मैंने क्या माना था, y मानना था, तो y का मान कितना है, 4 वर्ष आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका देखो ये चौथा सवाल कहा, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो दोनों संख्या बताओ। तो कुछ नहीं करना, देखो मान लेंगे कि दोनों संख्या, भाई 2 संख्या बोला, 2 संख्या मान लेंगे, x और y है। अब कहा इनके वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग लेंगे, इसका वर्ग लेंगे, वर्गों का अंतर कितना है, 180 है, ठीक है। अब कहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो देखो यहाँ देखो जैसे कि यहाँ पे प्लस आया है ना, तो पक्का है ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा। तो कहा छोटी संख्या y का, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का यानी x का क्या है, 8 गुना है, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, देखो तो मैंने एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, माइनस लिख दिया, और वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x है। तो देखो एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, और वाई स्क्वायर जहाँ लिखा था मैंने क्या लिख दिया, 8x लिख दिया, 180 लिख दिया, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इनको आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे, तो देखो गुणा करने पे 180 लाना है, घटाने पे न लाना, 8 लाना है। तो अगर हम देखो 18 में से 10 घटाएं तो 8 आएगा, 18 में 180, तो इसको लगाएंगे, ठीक है, गुणा भाग कर लेंगे, तो x का मान ये आपका कितना आ गया, तो x बराबर 18 आ गया, x बराबर कितना गया, -10 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे देखो ये x का मान -10 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बात क्या, देखो जैसे मान लो वाई स्क्वायर हो गया, अब यहाँ -10 से इसमें गुणा करेंगे तो -80 नहीं हो जाएगा,
-10 का इसमें गुणा करेंगे -80 हो जाएगा। तो किसी संख्या का वर्ग माइनस में थोड़ी होता है, इस वजह से -10 क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो y² 8x में x बराबर क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। y² लिखा, 8 लिखा और x का मान कितना 18, तो 18 144। तो y लिखें और ये 144 लिखे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, लिख दिए। 144 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो मैंने निकाला है, 2 दूनी 4 तिया 12 आया, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा, देखो पहले संख्या 18 + 12 या 18 - 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथे का देखो अथवा वाला बोला है, कहा एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की क्या बताओ, चाल बताओ। देखो क्या कहा है, एक मोटर बोट है तो उसकी चाल कितनी है, 24 है। अब कहा 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया और फिर वही दूरी जब लौटा है, अनुकूल यानी किया है, ठीक है। तो अनुकूल तो जो प्रतिकूल वाला है वह अनुकूल की अपेक्षा क्या लेते, घंटा ज़्यादा लेता है। तो क्या धारा की चाल बताओ। देखो तो मोटर बोट की चाल कितना दिया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। मैंने धारा की चाल निकालना है तो मैंने मान लिया धारा की चाल कितना है, x है। अब प्रतिकूल में चाल घटता है तो मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। अनुकूल में चाल जुड़ता है तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब कहा है कि प्रतिकूल में जो समय लगा है वह अनुकूल की अपेक्षा क्या 1 घंटा ज़्यादा है। तो मैंने ही तो लिखा है प्रतिकूल में लगा समय बराबर अनुकूल में लगा समय प्लस 1। प्रतिकूल वाला जो समय है अनुकूल वाले समय से 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी कितना है, दूरी कितना कहा, दूरी कहा 32 किलोमीटर, दूरी 32 हो गया। अब प्रतिकूल का चाल कितना होता है, 24 - x बराबर लिख दिया, ठीक है। और ये समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ दूरी कितना है, दूरी हमारा 32 है, दूरी हमारा कितना है, दूरी 32 है। और चाल देखो अनुकूल का चाल है तो अनुकूल का चाल कितना है, 24 + x और +1 लिख दिया, ठीक है। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है, दूरी हमारा 32 है, दूरी हमारा यहाँ 32 है। और प्रतिकूल का चाल, तो प्रतिकूल का चाल कितना है, 24 - x बराबर अनुकूल में लगा, ठीक है, समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी वही तो 32 ही तो है और चाल अनुकूल का कहा तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, और +1। अब यहाँ देखो इसको लिख दिया, प्लस इधर माइनस हो जाएगा, +1 लिखा, 32 यहाँ 32 यहाँ, तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 1/24 - x माइनस 1/24 + x 1 हो जाएगा, 32 लिख दिया। इसका गुणा इसमें करेंगे ये आएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे ये आएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो इसका गुणा इसमें किए, माइनस लगा दिए, इसका गुणा इसमें किए, a - b a + b, a² - b² 1 लिखे, ठीक है। 32 लिख दिया। देखो यहाँ पे इसको लिखा और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो देखो प्लस 24 - 24 कट जाएगा, x² 2x हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया। 32 का गुणा 2 में 64 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सबको इधर ले आओ, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देंगे, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व देखो, गुणा करने पे ना लाना, गुणा करने पे लाना है 576 लाना है, और जोड़ और घटाने पे ना लाना है 64 लाना है, ठीक है। तो इसको आप देखो मैंने तो गुणनखंड से लगाया है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, सीधा तार से लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये 8 आ जाएगा, -72 आ जाएगा। तो यहाँ पे बात ये है कि देखो जो 8 आपका है, जो आपका 8 है, ठीक है, तो सही है कि -72 हम जानते हैं जो चाल होता है भाई, x क्या है, x क्या है, धारा की चाल है, धारा की चाल है, और चाल कभी माइनस में नहीं होती, अमान हो जाएगा। तो यानी धारा की चाल कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 5वां बोला है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। उस मकान की ऊंचाई और मीनार से क्या बताओ, उसकी दूरी बताओ। देखो क्या कहा है कि 60 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है। ये हमारा क्या है, ये एसी क्या है, मीनार है। तो कहा मीनार की, देखो मीनार की चोटी से मकान की छत, देखो ये मकान का क्या हो गया, छत हो गया। तो मकान का छत और मकान का आधार, ये देखो ये हमारा
ये हमारा क्या है, मीनार है, तो मीनार की चोटी हो गई। और फिर कहा मकान की छत और मकान का आधार। तो कहा है कि मीनार की चोटी से देखना है। अब किस तरह देखना है ठीक है। तो कहा है, देखो कहा है कि भाई ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो देखो ऊपर से नीचे देख रहा है तो ओनमन कोड बनेगा, ये भी ओनमन कोड बोला है ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहा है कि मकान की छत, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मकान को देखेंगे तो पहले छत बोला, तो छत का कोड कितना है 45 अंश, मैंने 45 अंश बना दिया। फिर कहा है आधार, तो मकान का आधार, तो मकान का आधार कितना बोला बाद में, देखो बाद में आधार तो बाद में 60, तो कितना अंश हो गया 60 अंश बना दिया। तो कहा है मकान की ऊंचाई बताओ, तो मैंने मकान की ऊंचाई को क्या मान लिया, एच मान लिया। और फिर उसके बाद कहा है कि मीनार से मकान की क्या बताओ, दूरी बताओ। तो कुछ नहीं करना, देखो तो यहाँ ए सी क्या है, मीनार है, ई डी क्या है, मकान है ठीक है। तो मैंने क्या किया, समकोण त्रिभुज ए बी ई ले लिया, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में टेन थीटा 45 अंश बराबर, ये लंब हो जाए, देखो अच्छा देखो ध्यान से, जैसे ये यच है तो ये यच होगा, ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, ये यच है, तो ये 60 माइनस यच नहीं होगा। ये मान लो जैसे मान लो 60 है, अगर ये 20 होता तो 60 माइनस 20 यानी 40 होता। उसी प्रकार ये यच है तो ये भी यच होगा। अब पूरा 60 है तो ये यच है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस यच हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर लंब यानी 60 माइनस यच, लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा हमारा यक्स हो जाएगा। टेन 45 अंश का मान कितना है, 1 है, लिख दिए, भाग तो गुणा हो जाएगा ठीक है। तो ये बन गया, तो यक्स बराबर हो गया 60 माइनस यच। अब लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी बड़ा वाला ए सी डी, तो ये टेन 60 है, टेन थीटा बराबर लंब कितना 60 है, आधार कितना है यक्स है, टेन 60 का मान √3 होता है, 60 बटे यक्स लिख दिए हैं। अब यहाँ देखो 60 भाग है तो गुणा होगा, गुणा है तो भाग होगा, ये √3 हो गया। अब इसको परमीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 60 √3 हो जाएगा, करड़िम यक्स गुणे करड़िम यक्स होता है, करड़िम 3 गुणे करड़िम 3 होता है, 3 से 60 में भाग देंगे, आ जाएगा 20 ठीक है। अब यक्स बराबर 20 √3, यक्स बराबर 20 √3 मैंने क्या किया, मैंने इसमें रख दिया ठीक है। तो यक्स देखो तो मैंने क्या किया, यक्स की जगह क्या लिख दिया 20 √3 लिख दिया, और 60 का 60 लिखा, एच का एच लिखा। अब देखो माइनस एच उधर प्लस एच हो जाएगा, लिखा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है। देखो 60 को हम जरूरत के लिए लिख सकते हैं 20 गुणे 3 लिख सकते हैं, 60 को जरूरत के लिए लिख सकते हैं 20 माइनस 3 लिख दिए हैं, 20 लिख दिए हैं, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 जरूरत के लिए ठीक है भाई, √3 3 नहीं होता है, लिख दिए। अब 20 √3 यहाँ है, 20 √3 यहाँ है, तो इसको जब कामन लेंगे तो √3 बचेगा, और जब कामन माइनस 1 बचेगा तो हो गए। तो यानी मकान की ऊंचाई तो मकान की ऊंचाई मैंने एच मानना था, तो भाई एच का मान कितना आया, एच का मान आया है 20 √3 माइनस 1 मीटर हो गया ठीक है। और फिर कहा था कि मीनार से उसकी दूरी, तो दूरी क्या है यक्स है, तो यक्स का मान कितना है 20 √3 मीटर आया आपका। फिर आपका देखो ये 5वें का अथवा बोला है, सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 पूरे का बटे cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है cos a प्लस cot a। ध्यान देंगे, देखो ये आपका क्या है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन a माइनस 1 ठीक है। हमको इसके बराबर क्या लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। थोड़ा ध्यान देंगे, देखो हमको प्रूफ क्या करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कॉसेक का फार्मूला होता है 1/sin साइन, और कॉट का फार्मूला होता है कॉस बटे साइन। तो ये इशारा कर रहा है ना कि यक में साइन से भाग दे दो, कॉस में भी साइन से भाग दे दो। तो मैं इसी को देखते हुए क्या किया, अंश और हर में साइन ए से क्या कर दिया भाग कर दिया ठीक है। देखो तो साइन से भाग करेंगे, कॉस बटे साइन, साइन बटे साइन, 1 बटे साइन, कॉस बटे साइन, साइन बटे साइन, 1 बटे साइन ठीक है। तो कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, माइनस लिख दिया, साइन बटे साइन 1 होगा, प्लस लिख दिया, और 1/sin कॉसेक होता है, कॉस बटे साइन कॉट होता है, साइन बटे साइन कट जाएगा 1 आएगा, माइनस 1 बटे साइन कॉसेक होता है। अब क्या किया, देखो कॉट ए और कॉसेक ए को मेरे साथ में लिख दिया, -1 लिख दिया, कॉट ए लिख दिया, माइनस कॉस इसको ऐसे रहने दिया ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो कॉट ए कॉसेक लिख दिया, मैं ज़रूरत के लिए एक को क्या लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि देखो इनका जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है ठीक है। फिर
लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको भी से लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। देखो ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कॉट ए कॉसेक ए, कॉट ए कॉसेक, या देखो कॉसेक ए कॉट ए, कॉसेक ए कॉट ए, दोनों में है ना। तो अगर इस चीज़ को हम क्या करें काम, देखो ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, तो अगर मैं इसको क्या कामन लूँ, अगर मैं इसको कामन लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ एक बचेगा, माइनस बचेगा और ये वाला भाग बचेगा, ठीक है। इसको मैं कामन लूँगा तो यहाँ एक बचेगा, ये तो चुरा ही लिए हैं, और इसको मैंने लिख दिया, ठीक है, बटे इसको मैंने लिख दिया। अब इसको मैं लिख दिए, ठीक है, 1 का 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसको देखो, इसको देखो, +1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमको प्रूफ भी करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका पूरे पेपर का सोल्यूशन मैंने दिया, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया हूँ ये एक्सपेक्टेड पेपर है और सही बता रहा हूँ, ठीक है। तुम इसको पढ़ के जाना, इस वीडियो को देख के जाना, इस वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है। आपका 70 में से सही बता रहे हैं, 40 से 35 नंबर बस इसी वीडियो से ही मिल जाएंगे। और मैं आपसे और बता दूँ, मैं अभी 2 वीडियो और लाऊंगा, ठीक है। ये आपका पहला था, 2 वीडियो और मैं लाऊंगा, तीनों वीडियो को आप देख लेंगे। सही यकीन कीजिए, तीनों वीडियो को देखने पर आपका 60+ नंबर आएगा मैथ में, 70 में, ठीक है, 70 में 60+ आएगा आपका, एकदम कन्फर्म है, ठीक है। और अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो